जय शिव गोरक्ष, जय गुरु गोरक्षनाथ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर साहिल सर बातचीत और एनालिसिस कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट यानी पीजीटी का जो सिलेबस है राजस्थान लोक सेवा आयोग का, वो किन बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा, किन बिंदुओं पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, किस स्वरूप में, किस गहराई में, किस टॉपिक को पढ़ें, इन सभी बुनियादी बातों पर हम बातचीत करेंगे। क्योंकि पाठ्यक्रम यानी सिलेबस एक प्रारूप होता है, एक वे होता है पढ़ने का कि किस वे में, किस ट्रैक पर, किस अंदाज में और किस गहराई में हमें पढ़ना है, कहाँ तक हमें जाना है, कितना छोड़ना है, कितना पढ़ना है। प्रिय साथियों, मैं आपका डॉक्टर साहिल सर इस बात के सार्थक पहलू से आपको जोड़ रहा हूँ कि सड़ा हुआ खाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कम खा लें। इसका तात्पर्य इस अर्थ में भी निहित है कि आधिकारिक विद्वानों से आप पढ़िए, चाहे वो कोई भी आधिकारिक विद्वान हो, आप उससे पढ़ें। निश्चित तौर पर आपके ज़हन में, आपके मानस में वो बुनियादी सरोकारों को स्थापित कर देगा। मेरा ये मानना है और मैं मानता रहा हूँ, और ये ईश्वरीय शक्ति मुझे इस बात में आभासित करती है कि लोग पढ़ाते हैं और साहिल सर याद कराते हैं। ये जो मेरा बुनियादी सरोकार है, ये निश्चित तौर पर काबिले तारीफ और चमत्कार की हदों से आगे है। मेरा अपना मानना आज तक रहा है कि जिन विद्यार्थियों को मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाया है, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो, कॉलेज लेक्चर हो, उनके ज़हन में मेरे द्वारा पढ़ाए गए तथ्य निश्चित तौर पर अधिगम हो पाए हैं, और वो बच्चे उस चीज़ को नेवर फॉरगेट, कभी भी मेरे कंटेंट्स को विद्यार्थियों ने भूला नहीं है। यानी विस्मृति के गर्भ में मेरा पढ़ाया हुआ नहीं जाता। और विस्मृति के गर्भ में एक रचना भी है, महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन की। प्रिय विद्यार्थियों, सिलेबस के कुछ बिंदुओं पर हम निश्चित तौर पर बात करेंगे, क्योंकि ये हमारी आउटलाइंस होती हैं, और किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए उसकी बिब्लियोग्राफी, उसकी आउटलाइंस पर गौर करना लाजिमी है और बेइंतहा ज़रूरी है। प्रिय साथियों, मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका आगे कालांतर में मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा उनके वीडियोस के माध्यम से, जो ये बता पाने में सक्षम होंगे कि साहिल सर के द्वारा पढ़ाया हुआ कभी भूला नहीं जा सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन बातचीत कर लेते हैं इसको थोड़ा बड़ा करके। उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर पर आपसे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय आधारित प्रश्न होंगे। पर याद रखिए, लोग इसी को हिंदी मान लेते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, जबकि ये 8 नंबर से ज़्यादा नहीं आते। पिछली भर्तियों के दरमियान या पीछे का जो पेपर का स्टैंडर्ड हम विगत 2-3 वर्षों से देख रहे हैं, उसमें एक एनालिसिस किया गया है कि ग्रेड फर्स्ट यानी पीजीटी, अन्य स्टेट्स की भाषा में बोलें तो पीजीटी, और आरपीएससी की भाषा में बोलें तो ग्रेड फर्स्ट में जो 300 अंकों का विधान है, उसमें 150% में से केवल 25% यानी 25% ही ग्रामेटिकल हैं, यानी व्याकरण पर आधारित केवल 25 प्रश्नों का विधान है। अधिकाधिक प्रश्न साहित्य से पूछे गए, उसके बाद काव्य शास्त्र, और आफ्टर देन पत्रकारिता और जनसंचार पर आधारित प्रश्न रहे हैं। जहाँ तक कंप्यूटर आधारित प्रश्नों की बातचीत करें, वो केवल आईटी पर आधारित 5 क्वेश्चन पुटअप किए गए। तो मेरा ये मानना है कि साहित्य जिसका समृद्ध होगा, निश्चित तौर पर सफलता की सीढ़ियां भी वही विद्यार्थी चढ़ेगा। ये मेरा मानना है, और आप भी इस बात को एनालिसिस कर लें, विश्लेषित कर लें कि पिछले वर्षों के दरमियान राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी लोक सेवा आयोग ने जो भर्तियां प्रायोजित की हैं, उनमें से आप एक एनालिसिस करें कि किस टॉपिक पर आधारित प्रश्नों की अधिकता रही है। तो साहित्य आधारित प्रश्नों की, प्रिय साथियों, अधिकता रही है।
ग्रामर की बात करें तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची, विद्यार्थी इसको नहीं पढ़ते हैं, मैं निश्चित तौर पर आपको इनको पढ़ाऊंगा और याद भी कराऊंगा। विलोम है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द यानी सुनने में समान लगते हैं। इसके बाद अनेकार्थक वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड पर बातचीत होगी। फिर शब्द शुद्धिकरण एवं वाक्य शुद्धिकरण, अनौपचारिक पत्र, बधाई, परिपत्र, ये प्रिय साथियों परिपत्र यानी सर्कुलर, निविदा पर बातचीत होगी, टेंडर्स, मेमोरेंडम, ज्ञापन, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, आइडोम्स एंड सेइंग्स यानी मुहावरे और लोकोक्ति जो कि भाषा के बुनियादी आभूषण होते हैं, इन पर बातचीत होगी। अपठित गद्यांश एवं अपठित पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। इसके बाद जो बहुत बड़ा रोल है राजस्थान लोक सेवा आयोग में वो मास कम्युनिकेशंस का है, यानी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पर आधारित प्रश्न भी बहुतायत से पुटअप किए गए हैं। साथियों मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि हिंदी सब्जेक्ट में चाहे वो भाषा विज्ञान हो, चाहे वो पत्रकारिता व जनसंचार हो, साहित्य हो, व्याकरण हो, इन सभी पाठ्यक्रमों को मैं अधिगमित करता हूं, अर्थात मैंने पत्रकारिता से भी मेरे पास डिग्री है, लोग रटकर पढ़ाते हैं और मैं उसे आधिकारिक रूप में पढ़ाता हूं। पिछले वर्षों के दरमियान आपने इन तथ्यों पर गौर किया होगा। तो जनसंचार के प्रमुख माध्यम टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, तत्संबंधी उनसे संबंधित लेखन जैसे फीचर्स लेखन है, पत्रकारिता, निबंध, कहानी, कविता क्या है, रिव्यूज क्या है, समीक्षा क्या है, एवं लेखन विषयक परिभाषा, तत्व आदि पर विचार इसमें किया गया। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर पर शब्द शक्ति, जिसके शब्द शक्ति के जनक हैं आचार्य विश्वनाथ, बाद में इसे कुमारिल भट्ट ने आगे बढ़ाया अभिधा को। इन तत्वों पर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना आधारित प्रश्न निश्चित तौर पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से अभिधा और इन तमाम शब्द शक्तियों पर विचार किया है। अलंकार तमाम हैं, श्लेष, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि, और अतिशयोक्ति, दृष्टांत। इसके अलावा छंद पर हम यानी मीटर्स पर बातचीत होगी। छंद के प्रणेता पिंगलाचार्य पर बातचीत होगी। इसके अलावा काव्य गुण, ओज, प्रसाद और माधुर्य, काव्य रस, रस का स्वरूप, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव इत्यादि पर और उनसे संबंधित लक्षणों, चाहे वो रस के लक्षण हो या उनके उदाहरण हो, इन तमाम तथ्यों पर पुरजोर मैं आपसे बातचीत करूंगा। जो तुम छंद छंद के छलिया, जो तुम बंद बंद के बंदी, सौ सौ सौगंधों के साथी मैंने तुम्हें नहीं पुकारा है। तो छंद पर, छंद का शाब्दिक अर्थ ही आह्लादित करना है, इन तत्वों पर भी हमारी बातचीत होगी। रस, रस तो चूंकि काव्य की आत्मा है, रस प्रिय साथियों काव्य की आत्मा है, क्योंकि चाहे वो कोई सा भी रस हो, चाहे ओज गुण प्रधान रस हो, वीर रस हो, खून से खून धुलता ही नहीं, आखिर पानी से समझौता करना ही पड़ेगा। तो प्रिय साथियों हिंदी के बुनियादी शिक्षकों से आपको पढ़ना चाहिए, जो निश्चित तौर पर अधिकारवश चेष्टा करते हैं। अनधिकारिक जो लोग हैं उनके चंगुल से आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आपके जेहन में वो कुछ ऐसे प्रश्नों का स्थायीकरण कर देते हैं जो आपके दिमाग से बाहर निकल नहीं पाते हैं और एक विशेष प्रकार का कन्फ्यूजन आपके मन में पैदा होता है। प्रिय साथियों आगे बढ़ते हैं। स्नातक स्तर की बातचीत करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इतिहास लेखन की परंपरा है, गारसा दतासी से लेकर आज तक के इतिहास लेखन की परंपरा, उनके प्रमुख इतिहास ग्रंथ, इतिहास लेखक, हिंदी साहित्य का आरंभ, काल विभाजन, नामकरण, इन तमाम तथ्यों पर बातचीत की जाएगी। आफ्टर देन आदिकाल, रचनाओं की प्रामाणिकता, उनकी प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज,
प्रमुख रचनाकार, रचनाओं का परिचय और विशेष बातचीत करें तो चंद्रवरदाई और नाथपंथी कवियों पर भी बातचीत होगी। भक्ति काल, भज धातु से भक्ति की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान हैं मोनियर विलियम्स। प्रिय साथियों, हमें मोनियर विलियम्स से चलना होगा, क्योंकि भज धातु से भक्ति की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान हैं मोनियर विलियम्स। तो भक्ति का उद्भव यानी ओरिजिन, विकास और दार्शनिक पृष्ठभूमि, चाहे वो संत काव्य हो, उसके कवि और विशेषताएं, सूफी काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य पर विचार किया जाएगा। राम भक्ति काव्य परंपरा का आरंभ रामानंद से है। कुछ लोग जिनको हिंदी ठीक या सलीके से नहीं आती, यहाँ मेरा उद्देश्य आलोचना या बुराई से नहीं है, पर ज्ञान वही परोसना चाहिए जिससे लोकहित होता हो। अनहित की अवधारणा पैदा हो जाती है जो कि आधिकारिक विद्वान नहीं है। राम भक्ति काव्य और फादर कामिल बुल्के हिंदी में राम काव्य परंपरा बेहतरीन किताब है। फादर कामिल बुल्के की हिंदी में राम काव्य परंपरा, जो कि कहाँ से आरंभ होती है? रामानंद से आरंभ होती है। इन तमाम तथ्यों और विशेषकर तुलसीदास, जायसी, कबीर, दादू, मंझन, सूरदास, मीरा, नंददास, इन तमाम भक्ति निरूपित कवियों पर बातचीत होगी। इसके अलावा रीति काल, एक तरीके से श्रृंगार काल। रीति से तात्पर्य क्या है? रीति का शाब्दिक अर्थ है पथ, रास्ता, फलसफा, तरीका, यानी रीति। रीति का अर्थ है वो तरीका, ये वे लक्षण जिनको आधार बनाकर प्रचुर प्रभुत्व मात्रा में काव्य रचा गया। रीति से तात्पर्य विशेषताएं, रीति काल, रीति त्रय। रीति त्रय से मतलब रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त से है। रीति त्रय से तात्पर्य रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों से। रीति काल की सामान्य प्रवृत्तियां, विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार विशेषकर देव भूषण बिहारी और प्रेम के पीर के कवि घनानंद पर बातचीत होगी। बिहारी, समस्त यूरोपीय महाद्वीप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, समस्त यूरोपीय महाद्वीप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। कथन है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। फिर प्रेम के पीर के कवि घनानंद, वीरस के महाकवि भूषण पर बातचीत होगी। और मिस्र बंधुओं ने तो देव को रीति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया, इन पर भी हमारी बातचीत होगी। फिर आते हैं आधुनिक काल। अधुना यानी ऐसे तत्व जिनका सत्वन नहीं हुआ हो और जिन तथ्यों पर अधिकाधिक बात करने की जरूरत इस कालखंड में हुई है। हालांकि इस कालखंड को आचार्य शुक्ल ने गद्य काल के नाम से अभिहित किया, परंतु तमाम आलोचकों एवं तात्विक विवेचनाओं के पश्चात इस तथ्य पर अधिकाधिक सहमति का प्रस्तुतिकरण हुआ कि इस कालखंड को आधुनिक काल कहा जाए, क्योंकि आदिकाल राजाओं की प्रशस्ति में बीत गया। भक्ति काल सुपरनेचुरल पावर को समर्पित रहा। रीतिकालीन कवि तो दरबारों की देहली सुरा और सुंदरी से बाहर निकल ही नहीं पाए। लेकिन आधुनिक काल ही एकमात्र ऐसा कालखंड है जिसने आम व्यक्ति की पीड़ा का इजहार और इकरार किया, यानी आम व्यक्ति को अपने काव्य का विषय बनाया। आम नागरिक को और लोकमानस को अधिक छूने वाला काव्य आधुनिक काल रहा है। इन्होंने जन सामान्य की पीड़ाओं को अपने काव्य का विषय बनाया। इन कवियों ने अपने काव्य का शीर्षक उन्हें बनाया। आधुनिक काल की पूर्व पीठिका में हम भारतेंदु से पूर्व की बातचीत करेंगे एवं तत्कालीन परिस्थितियों पर उस समय देश में क्या परिस्थितियां थी और वैश्विक स्तर पर विश्व किन परिस्थितियों से गुजर रहा था, इन माकूल सवालों पर हम बातचीत करेंगे। हिंदी खड़ी बोली गद्य का उद्भव, इसीलिए तो आचार्य शुक्ल ने इस कालखंड को गद्य काल कहकर अभिहित किया था।
नवारंभ, भारतेंदु एवं समकालीन साहित्यकार और गद्य की विभिन्न विधाओं के ओरिजिन पर बातचीत करेंगे। विविध गद्य विधाओं का विकास, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, ऑटोबायोग्राफी, जीवनी यानी बायोग्राफी, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, तमाम रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं से हम सरोकार रखेंगे, उनको विश्लेषित करेंगे, उनके ऑब्जेक्ट पर हमें जाना होगा। आधुनिक कालीन कविता का विकास के बहुत सारे स्टेप हैं। भारतेंदु युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, छायावाद। छायावाद तो संपूर्ण हिंदी साहित्य का यौवन काल है। प्रगतिवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं से हम रूबरू होंगे। रूबरू में याद रखिए दोनों ही रू बड़े आते हैं, और बहुत सारे लोग और अध्यापकों को मैंने ये गलती करते हुए देखा, दोनों रू बड़े आते हैं। शब्द शुद्धिकरण में भी ये पूछा गया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द छोटा रू एंड, ये घूम जाता है तो प्रिय साथियों बड़ा रू। एवं उनकी रचनाओं का परिचय पर हम लोग बातचीत करेंगे, केंद्रित रहेंगे। इसके बाद काव्य शास्त्रीय दुनिया में हमें आना होगा। स्नातकोत्तर स्तर पर काव्य हेतु, काव्य लक्षण एवं काव्य प्रयोजन, यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया है, यानी काव्य के हेतु हैं, काव्य के ही लक्षण हैं और काव्य के ही प्रयोजनों पर बातचीत होगी। इसके बाद रस को विश्लेषित, रस मीमांसा, भट्टनायक के साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, आनंदवर्धन और वक्रोक्ति सिद्धांत पर हमारी बातचीत केंद्रित रहेगी। वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण, और कुछ बातचीत हम उनके अनुकरण को पढ़ाने से पहले विरेचन पर भी हमें करनी होगी। लॉजाइन्स का औदात्य सिद्धांत, लॉजाइन्स का औदात्य सिद्धांत, लॉजाइन्स की कृति एक अमर काव्य करती है, द पेरिप्सिस पर बातचीत करेंगे। द पेरिप्सिस पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये लॉजाइन्स की महान अमर करती है द पेरिप्सिस। इसके बाद मनोविश्लेषणवाद पर हम फ्राइड जैसे विश्लेषकों से रूबरू होंगे। प्रमुख रचनाओं में हम कबीर ग्रंथावली, जो कि बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित है, बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में साखी यानी दोहा छंद, गुरुदेव का अंग, गुरुदेव को अंग के प्रारंभिक 5 पद, और रामचरितमानस में हम बालकांड, 7 कांडों में से एक कांड है बालकांड, बिहारी रत्नाकर जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित है, उसके प्रारंभिक 25 दोहे, 20 दोहे, ये सेकंड ग्रेड यानी टीजीटी में भी सेम है। इसके बाद साकेत बाई मैथिली शरण गुप्त के नवम सर्ग पर हम केंद्रित रहेंगे। प्रिय साथियों, निबंध यानी विचारों की टकराहट, विचारों की टकराहट जब व्यक्तित्व के धरातल से होकर गुजरती है तो निबंध की सृष्टि होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विचारों की टकराहट यही होगी। विचारों की टकराहट जब व्यक्तित्व के धरातल से होकर गुजरती है तो निबंध की सृष्टि होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक हिंदी आलोचना का जो भव्य महल आज तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसका आधी से अधिक भार शुक्ल के कंधों पर है। तो कविता क्या है, चिंतामणि भाग 1 के निबंध पर हम बातचीत करेंगे। इसके बाद शिरीष के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध पर बातचीत करेंगे। जहां तक कहानियों का सवाल है, राइट, प्रेमचंद अपने आप में एक गल्प रचनाकार है। उसकी कहानी कफन, प्रसाद की पुरस्कार और मनु भंडारी की तीसरी कसम पर हम केंद्रित रहेंगे। आफ्टर देन हिंदी भाषा के उद्भव और विकास, बोलियां और उपबोलियां, राजभाषा अनुच्छेद 8, राजभाषा अध्याय 17 और देवनागरी लिपि पर हम बातचीत करेंगे। लिपि बोले तो उसकी स्क्रिप्ट पर हम लोग बातचीत केंद्रित रखेंगे। प्रिय साथियों,
शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी की बात करें तो शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर आधारित सूचना तकनीक शिक्षण अधिगम में उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उसको अप्लीकेट कैसे किया जाए, इस पर केंद्रित रहेंगे। शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, किशोर अधिगम कर्ता, अनुशीलन, दृष्टिपरक रचनाओं पर बातचीत होगी। इसके बाद शिक्षण के प्रतिमान, संचारक, समग्रता, शिक्षण के दौरान अधिगम सामग्री तैयार करना, उसका उपभोग करना, सहयोगी अधिगमों पर हमारी बातचीत केंद्रित रहेगी। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर और आईटी का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, उसके जो बुनियादी जो प्रश्न हैं, बुनियादी जो क्वेश्चंस हैं, उन पर आपसे बातचीत करेंगे। तो इसमें आईसीटी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अवधारणा, कंप्यूटर सहायक अधिगम सीएल और कंप्यूटर सहायक अनुशिक्षण सीआई पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। प्रिय साथियों, आपका जो ग्रेड फर्स्ट और अन्य स्टेट्स की बात करें तो पीजीटी हिंदी में जो स्कोर है वो 300 अंकों का है, 300 मार्क्स का है। 3 घंटे आपको मिलेंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और पिछले वर्षों के दरमियान जो हमने इसको विश्लेषित किया, एनालिसिस किया, तो उसमें 25% ही केवल ग्रामर आधारित आए हैं, यानी व्याकरण पर आधारित आए हैं। अधिकाधिक प्रश्न प्रिय साथियों साहित्य पर ही केंद्रित रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप साहित्य पर अधिकाधिक जोर देने की कृपा करेंगे, जिससे आप उन प्रतिमानों को छू सकें, उस सफलता के गगनचुंबी इमारत के पास आप जा सकें जहां तक आपको जाना है। प्रिय साथियों, तुम्हें बड़े तफसील के साथ, बड़े तसव्वुर के साथ प्रत्येक टॉपिक का गहन अध्ययन करना है। किसी टॉपिक को आप अवॉइड नहीं करें। अगर आप अवॉइड करते हैं तो उसी में हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन मगरूर तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो हम आगे इस सिलेबस पर आधारित प्रश्नों पर आगे हम केंद्रित रहेंगे और इसके लिए आप हमारा स्काई एजुकेयर का जो ऐप है उसे डाउनलोड करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता के उस पायदान पर पहुंचाने की बासाख्ता कोशिश हम लोग करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक्स ऑल ऑफ यू।